इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केडी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था, द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ। एक बार करें विचार, खाएं तृप्ति आचार। आकृति एजुकेशन हब, वेयर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द अल्टीमेट एम, सेक्टर 6, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी को नमस्कार है। आज एक धमाका हुआ मेरठ में। व्यापारी विनोद अरोड़ा के बाद विजय खरबंदा का जिस प्रकार से उन्होंने ऑडियो बनाकर मेरठ में भूचाल ला दिया था, उसी प्रकार एक मेरठ के बड़े समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मेरठ में सबसे पुराने भाटवाड़ा दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने एक बहुत बड़ा खुलासा करके मेरठ में हड़कंप मचा दिया है। आपको बताऊं कि प्रशासनिक गलियारों से लेके सत्ता के गलियारों में उनके इस खबर ने भूचाल का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार 2 महीने से जो व्यक्ति संदिग्ध रूप में भोजन की सप्लाई कर रहा था, उस पर अभी तक प्रशासन, सत्ता के लोग और तमाम बीजेपी पदाधिकारी चुप क्यों थे? आखिर दीपक शर्मा जैसे एक युवा नेता को फ्रंट पर क्यों आना पड़ा? आज इस सब चीजों के सवालों का जवाब देने के लिए हम खुद अभी दीपक शर्मा के हैंडलूम व्यापार संघ खंडक बाजार में जो उनका आवास है, वहां पे हम इनसे बात करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले दीपक जी, आपको रोजाना खबर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जिस प्रकार से जनसेवा के अंदर की भावनाओं को पिरोते हुए आपने काम किया। सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कोरोना इस तरफ से मेरठ में फैला हुआ है, लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, और मैं समझता हूँ आगरा सबसे बड़ा जिला है जिसमें कोरोना का संक्रमण है, लेकिन वहाँ से ज्यादा मृत्यु मेरठ जिले के अंदर हो चुकी है। यानी कि मौत का जो अनुपात है वो मेरठ में ज्यादा है। अव्यवस्था कहीं न कहीं अव्यवस्था है, बिल्कुल नेचुरल। ये हम शायद जो वांछित हम कल्पना कर रहे थे प्रशासन से कि वो इतनी सुरक्षा के इंतजाम करेगा, लेकिन वो वांछित सुरक्षा के इंतजाम शायद प्रशासन करने में नहीं सफल हो पाया, और उसका कारण ये हुआ कि अब तक 14 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये इतनी भयानक मृत्यु है कि लोगों को कफन भी नसीब नहीं होता, अगर पोस्टमार्टम तक भी नहीं हो पा रहा है। क्या कारण था? बिल्कुल। तो इतना दुर्भाग्य होने के बावजूद हम लोगों की पीड़ा अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम फिर समाज सेवी या हम मानवता के नाते फिर हम कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। मेरा आज का आक्रोश है, साथ का एक लड़का विभांशु वशिष्ठ, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह 26 वर्षीय लड़का, 110 किलो उसका वजन, हेल्थ में हष्ट पुष्ट और लगातार समर्पण भाव से भाजपा के लिए काम करने वाला, उसको भाजपा का झंडा नसीब नहीं हो सका। कारण मैं समझता हूं कि आज मुझे दुर्भाग्य इस बात का महसूस होता है कि उसके मौसा जी ने एक आरोप लगाया है कि मेरा लड़का भूख से मर गया। मेरे लिए उससे दुर्भाग्य की खबर कुछ नहीं हो सकती। जब से मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे खून का जो प्रभाव है किस कदर बढ़ गया है। एक चीज जोड़ूंगा आपको बीच में कि विजय खरबंदा ने भी खाने को लेके एक खुलासा किया था कि 3 घंटे 11 बजे तक नाश्ता तक नहीं मिला था। विभांशु के पिताजी की मौत भी कोरोना से हुई, 540 उनकी शुगर थी, और उनको 22 घंटे तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया प्रशासन, जबकि सत्ताधारी पार्टी के, और उनकी दर्दनाक मौत उसके अंदर हो गई। शायद उससे ये सबक ले लेते। भाजपा हम सत्ता है, मुझे कहते बड़ा दुख होता है। मैं अपने जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, इन लोगों के खिलाफ जो प्रशासन में नपुंसक बने हुए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर ऐसे प्रशासन नहीं चाहिए, इन्हें हटाया जाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिलाधिकारी, हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो लोगों को मरता हुआ। मतलब आप इसमें विभांशु वशिष्ठ की मौत के बाद, उनके पिताजी की मौत के बाद, कम से कम भाजपा नेताओं से, सांसद, विधायक, तमाम से उम्मीद थी कि कुछ न कुछ असर दिखा। मैंने अपने संगठन को बता भी दिया है, उचित जगह पे बता दिया, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय अध्यक्ष जी से, महानगर अध्यक्ष जी से, मैंने सब लोगों को उचित रूप से बता भी दिया था। और मैंने महानगर अध्यक्ष के आदेश अनुसार मैंने फेसबुक लाइव आकर अपनी पीड़ा को व्यक्त भी किया है। मैंने उनको बताया भी कि मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, मैं अपनी पीड़ा नहीं रख सकता। तो मैंने वो अपनी पीड़ा व्यक्त करी, उसमें लोगों की प्रतिक्रिया आई, और मैं समझता हूँ पूरा शहर, पूरा मामला एक बार विस्तार से दर्शकों। पूरा मामला ये है कि जिस प्रकार से लोग मर रहे, कोरोना अपनी जगह अलग है। आप एक कंपाउंड, डीएम कंपाउंड के अंदर काम करने वाले एक सलीम, जो छोटा सा एक ठेकेदार बताते हैं कारपेंटर का, आप इतना बड़ा टेंडर खाने का उसको दे देते हैं, वो 30,000 लोगों की आपूर्ति कर रहा है। वहां पर मानक होने चाहिए, सब लोगों का कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए, उसकी एफएसएसआई की जो फूड डिपार्टमेंट है उसके पास उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए मानकों के अनुसार, उसकी जितनी लेबर है उन सब लोगों का ट्रीटमेंट एक बार प्रॉपर चेकिंग तो हो। वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि जिनको चर्म रोग का संक्रमण है, मेराज नाम का, जो कब्रिस्तान के अंदर रहता है, उस तक को उसने वहाँ लेबर में लगा रखा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरठ शहर के अंदर अनुभवी लोगों की कमी थी
क्या कोई भोजन बनाने वाला दूसरा आदमी इस शहर के अंदर नहीं मिल पाया? क्या सलीम ही एक आदमी था जो 50 दिन लगभग होने जा रहे हैं वही आपूर्ति करता रहेगा? उसके बावजूद अभी इन्होंने 13, 14, 15 दिन के अंतर में ये टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ क्या? मैं समझता हूँ शायद जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो प्रशासन के पास पावर होती है, वो कुछ दिन के लिए एकदम डायरेक्ट किसी को भी दे सकता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उनको निविदा जारी करनी होती है। लगभग 50 दिन पूरे होने को आए हैं, अभी 14-15 दिन पहले इन्होंने निविदा निकाली। 2 लोग, जो मुझे जानकारी हुई इस वीडियो के बाद, लोगों के बहुत सारे फोन मेरे पास आए, 2 लोगों ने इसके अंदर एलिजिबल हुए पूरे, उन्होंने सारे मानक पूरे करे। फिर उनसे पूछा गया एकदम बुलाकर कि ये 13 पन्नों का बिंदु पत्र है, आप इन 13 बिंदुओं को पूरा लिख कर लगे, जो असंभव था एकदम, और 1 घंटे की टाइम से मिल गया। उसके बाद LIU फोन करके कहता है कि हमें आपकी उसकी जांच करनी है, जो आपके ऑफिस कहाँ पर है, आपकी फर्म कहाँ पर है। इधर LIU फोन कर रहा है, इधर 13 बिंदु है। और उसके 1 दिन बाद ये अखबार में खबर आती है कि ये लोग दोनों फर्में पूरे मानक नहीं कर पाए और इसलिए इनके पास सारी चीजें नहीं थी, इसलिए इनका निविदा निरस्त की जाती है। जबकि उन्होंने ये तक ऑफर दिया था कि हम 2 दिन का भोजन या 2 समय का भोजन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारा भोजन का मानक देख लीजिए, हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तो अभी डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब ने क्या कहा? अनिल ढींगरा जी ने जो आपसे अनिल ढींगरा जी ने मुझसे कहा है कि आप आइए, लिखित में अपना दे दीजिए, आप जिस प्रकार से जिससे भी जांच कराना चाहते हैं मैं जांच करने के लिए तैयार हूँ, और आप जिस प्रकार से जांच चाहते हैं मैं वो जांच भी कर दूंगा। आप ये बताइए आप चाहते क्या है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं जाना, ना मुझे किसी को टेंडर दिलाना, ना मुझे टेंडर की आवश्यकता, मैं सिर्फ शहर के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता डीएम साहब। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, जो लोग पात्र ही नहीं है उनको ठेका कैसे, इतने दिन तक वो कैसे भोजन बना रहा है? क्या कहाँ का सप्लाई कहाँ? वो 30,000 पूरे शहर में बांट रहा है, 30,000 लोगों को। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर शहर में जिस प्रकार से मौतें हो रही है, जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, अगर वहां पर कोई आदमी संक्रमित हुआ तो 250 लोगों की लेबर वहाँ काम कर रही है, अगर वहाँ संक्रमण हुआ तो कितना बड़ा विस्फोट होगा? क्या वो भोजन जो संक्रमित होकर लोगों तक पहुँच रहा है, क्या वो लोग मरने की कगार पर नहीं है? तो भाजपा की तरफ से तमाम मोदी योगी और सभी तरफ से लोगों को जनसेवा के दौरान ही संक्रमित हो गया था। तो आप इसमें व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब अगला कदम आप डीएम साहब से मिलेंगे? मैं डीएम साहब से मिलूंगा उनको लिखित में, क्योंकि मेरे महानगर अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश कर दिया है, निर्देश उनका मुझे प्राप्त हो गया है, शासन से बात हो गई है, लखनऊ तक से बात हो गई है, और उन्होंने कहा है कि अभी तुम इस वीडियो को हटा दो। मैंने उनके निर्देश अनुसार वीडियो हटा भी दी है, और उन्होंने कहा है कि इसमें उचित कार्रवाई होने जा रही है, और मैं उनको लिखित में उसकी प्रार्थना पत्र जो भी है वो देने चाहता हूँ इसके, और लिखित में मुझे कार्रवाई चाहिए, लिखित में मुझे जो लोग इसके अंदर दोषी है। देखिए हम सबका टेस्ट भी हो, और नेचुरली ये तो कोविड-19, आप जब इतने बड़ा विस्फोट मेरठ जिले के अंदर हो रहा है, वहाँ 100, 200, 250 लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं मानवता के नाते आप बिल्कुल क्या जिले का प्रशासन, पुलिस, जो भी आदमी सड़क पर काम कर रहा है, क्या उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे आपके नहीं है क्या? आप भी तो सड़क पर घूम रहे हैं, कहीं आप भी तो भोजन खा सकते हैं किसी प्रशासन के आदमी से लेकर, प्रशासन के द्वारा तो बांटा जा रहा है। मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों और उन लोगों के लिए भी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, लेकिन अगर किसी एक आदमी भोजन को पुलिस वाले भी खा रहे हैं, अधिकारी भी खा रहे हैं, तमाम जो स्टाफ ड्यूटी दे रहे हैं तमाम लोग सब लोग खा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल मैं चाहूंगा कि बिल्कुल इसको वायस होकर न लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भावनाएं जनसेवा के लिए और आम हमारे और आपके लिए ही हो, अधिकारियों के लिए ही हो। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी अधिकारी, बड़े अधिकारी बिजी होते हैं, बहुत व्यस्तता के बावजूद उनकी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। हो सकता है इनकी बातों से प्रशासनिक कर्मचारी बच जाएं, अधिकारी बच जाएं, पुलिसकर्मी बच जाएं, हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि कोविड-19 के वार्ड में भी एक चौकीदार पॉजिटिव मिला है। तो तमाम चीज़ों को लेके दीपक शर्मा जी की ये पहल की सराहना की जानी चाहिए, इसको बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल रूप में न लिया जाना चाहिए। और लास्ट सवाल आपसे ये है कि मेरठ में जिस प्रकार कोरोना विस्फोट हो रहा है, उसको देखते हुए आप और खरबंदा जी का वो मैसेज भी आया, हालांकि अब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा दी गई है, त्रिपाठी जी लखनऊ से आ गए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपके अंदर एक सुझाव के तौर पर आप बता सकते हैं कि और क्या स्टेप उठाना चाहिए प्रशासन को? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस समय जिस प्रकार से ये कंडीशन विस्फोट की तरफ बढ़ रही है, हमें सब लोगों को एक साथ आकर, अब इसमें क्योंकि इस समय ऑनलाइन और मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन और शासन दोनों से, कृपया गंभीरता पूर्वक इनको लोगों तक, नीचे तक पहुँचे, इनकी चैन ढूंढे, और जितना भी हो सकता है जिस प्रकार से जो लोग सर्विंग में लगे हैं उन लोगों के टेस्टिंग प्रॉपर। बिल्कुल, तो आप इन्होंने देखा कि किस प्रकार से दीपक शर्मा जी भाजपा के युवा नेता, मेरठ के महानगर के मंत्री के तौर पे ये अपनी पहचान बनाते हैं, एक जनसेवक के रूप में पहचान है। आज इन्होंने एक जनसेवा के लिए एक आपके और हमारे लिए जो खुलासा किया है,
तो हम सबको इस बातों पे अमल करते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों को अमल करते हुए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विनोद अरोड़ा व्यापारी ने अगर मोबाइल ऑडियो जारी किया था तो प्रशासन के हित में ही जारी किया था। इससे वहाँ पे कोविड-19 के वार्ड में बेहतर करने में माकूल तैयारी को जवाब मिल सका। लेकिन सवाल यह है कि किन्हीं भी चीज़ों को, किसी भी पहल को अदरवाइज लेने से जो पहल करता है उसके लिए एक बहुत पीड़ादायक बात होती है कि उसको अदरवाइज लेके उस व्यक्ति को पनिश किया जाता है। रोजाना खबर को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नवीनतम खबरों के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।